नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। नया हफ्ता, नया दिन, नया वीडियो। देखिए। समझा रहे थे समझने दे लड़के तो मारेंगे नहीं बने। जरूरी है, काम नहीं चल रहा है, क्या करेंगे सर? यहाँ भूखे ऐसे ही मरना है, जाके गांव में ही कुछ करो। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं। 16 मई को औरैया में एक सड़क हादसे में घर लौट रहे 26 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद यूपी सरकार ने सभी जिलों में प्रशासन को बॉर्डर सील करने और मजदूरों को घर भेजने का पक्का इंतजाम करने का आदेश दिया था। इसी के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने रामलीला ग्राउंड पर एक कैंप लगाया। मजदूरों से कहा गया यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद उन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर भेजा जाएगा। 18 मई को इस कैंप में गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। बावजूद इसके कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हुआ। हजारों की संख्या में मजदूर जुटे। रजिस्ट्रेशन की लाइन में धक्का मुक्की भी हुई। अधिकारी लोगों को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोग बहुत सारे थे और व्यवस्थाएं बहुत कम। इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा था, बंटवारे के वक्त लोग बेघर होकर इधर से उधर और उधर से इधर आए। वो सब देखने वाले लोग अब कम बचे हैं। जो तस्वीरें थीं वो धुंधली पड़ने लगी हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते घर लौटने को मजबूर प्रवासियों का हुजूम हमें उस महाप्रवास की याद दिला रहा है। तब सारा दोष अंग्रेजों पर डाला गया। क्या इस बार कोई इस त्रासदी की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? सरकार, समाज या हम सब कुछ फिर से समय के खाते में डालकर आगे बढ़ जाएंगे? अब वक्त है सुर्खियों का। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले हो गए 47,30,000, ठीक हुए 17,40,000, मौतें 3,16,000। हमने आपको राउंड फिगर का आंकड़ा दिया है। भारत में संक्रमितों की कुल संख्या तेजी से 1 लाख की तरफ बढ़ रही है। हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। 18 मई को कुल मामले थे 96,169। इनमें से 36,824 ठीक हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा 3,000 को पार कर गया है। 3,029 मामले तेजी से बढ़ भी रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 5,242 नए मामले सामने आए। 2,715 लोग ठीक हुए और 157 लोगों की मौत हुई। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज सबसे पहले बात लॉकडाउन 4.0 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन का चौथा चरण भी होगा, नए रंग रूप में होगा। ये नया रंग रूप क्या होगा ये उन्होंने नहीं बताया था, बस एक वाक्य कहा था। सभी को लगा कि पिछली बार की तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ऐलान होगा, लेकिन इस बार वैसा भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए की तरफ से आदेश जारी हुआ। पंडितों ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना अलोकप्रिय माना जा रहा है, इसलिए पहले लॉकडाउन से लेकर चौथे लॉकडाउन के आते आते पीएमओ और गृह मंत्रालय एक एक कदम पीछे हटते गए कि फैसलों के लिए उन्हें ही सिर्फ जिम्मेदार न माना जाए। और इसीलिए बार बार कहा गया कि राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं और उनको शामिल करने की कोशिश की गई है। इसलिए हम आपको बता देते हैं चौथे लॉकडाउन में क्या बदला। एनडीएमए ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाया है, मतलब 18 मई से 31 मई तक होगा लॉकडाउन का चौथा चरण। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी प्रेस से कह चुके थे सरकार को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को देना चाहिए। अब राहुल गांधी ने कहा तो उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री भी कहेंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह समेत कई और नेताओं ने ये बात कही। कई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने भी कहा। केंद्र ने राज्यों की ये बात मान ली है। अब राज्य तय करेंगे कि कौन सा जिला कौन से जोन में आएगा। चौथे चरण में और भी कई रियायतों की उम्मीद थी, लेकिन चूंकि मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार ने सिलेक्टिव ढील दी। देश भर में अभी भी कुछ गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेडिकल से जुड़ी, एयर एम्बुलेंस से जुड़ी और सुरक्षा से जुड़ी उड़ानें ही चालू रहेंगी। ये अपवाद है।
मेट्रो बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, होटल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन की कैंटीन, रेस्टोरेंट, यहाँ से सिर्फ होम डिलीवरी होगी या फिर टेक अवे, यानी आप जाकर ले सकते हैं, वहाँ पर बैठ के खा नहीं सकते। मॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क वगैरह बंद रहेंगे। किसी भी तरह का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या दूसरे मकसद से लोगों के जुटने वाला आयोजन, इस पर प्रतिबंध है। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे आम लोगों के लिए। शादी हो सकती है लेकिन अधिकतम 50 लोग शामिल होंगे और शव यात्रा में 20 लोग। अब आपको ये बता दें कि उन चीज़ों के क्या ब्यौरे हैं जो कुछ पाबंदियों के साथ ओपन हो रही है। 2 राज्यों के बीच बसें चल सकती हैं, बशर्ते दोनों राज्य इस पर सहमत हों। राज्य के अंदर भी बसें चल सकती हैं। राज्य के अंदर की बस सेवा से सरकार को उम्मीद है कि जो मजदूर लगातार पैदल चल रहे हैं, अब उनको राहत मिलेगी। केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा राज्यों को इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, लेकिन राज्य खुद तय कर सकेंगे कि उनको सवारियों पर कैप कितनी लगानी है, कितनी बिठाएं, कितनी नहीं बिठाएं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन जो भी गतिविधि होगी दर्शकों के बिना होगी। इसके बाद ये कयास लगना शुरू हो गया कि क्या IPL जैसे आयोजन अब फिर से होने लगेंगे। इसके अलावा राज्य अपने यहाँ जोन निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ही लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ ज़रूरी सेवाएं चालू रहेंगी। यहाँ कड़ाई के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस भी जारी रहेगा। घरों से बाहर निकल रहे लोगों को घड़ी के 2 कांटे याद रखने हैं। सुबह शाम से शाम के 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक का समय है जब वो गतिविधियां कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आप किसी भी तरह की गतिविधि सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं कर सकते। नाइट कर्फ्यू शब्द, इसको लेकर लोकल प्रशासन दिशा निर्देश जारी करेगा। धारा 144 का कड़ाई से पालन करवाएगा। राज्यों से यह भी कहा गया है कि जरूरी लगे तो आप अपने स्तर पर छूट कम भी कर सकते हैं। कई दफ्तर और फैक्ट्रियां चालू होने जा रही हैं। इसको लेकर भी जो 20%, 30% की कैप थी वो खत्म कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि सभी कर्मचारी फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर रखें। जिला प्रशासन भी लोगों को सलाह दे कि आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करें, रेगुलर अपडेट करें। जहां रियायतें हैं वहां भी सरकार ने अपील की है कि 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, ये 3 जो वल्नरेबल कैटेगरीज हैं, ये लोग घर पर ही रहें जब तक कि बाहर निकलना बहुत ज़रूरी ना हो। लेकिन बाहर तो हम निकलते हैं रोजी रोटी के लिए, इसलिए बड़ी खबर के दूसरे हिस्से में उस पर बात करेंगे। 20 लाख करोड़ रुपए, कैसा लग रहा है यह आंकड़ा सुनकर? और कैसा लगा था जब हफ्ते भर पहले 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से पहली बार 20 लाख करोड़ सुना था? टीवी पर आकर प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को ये रकम बताकर गए तो आपको भी लगा होगा मोदी जी इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं, अब तो सबके दुख दर्द हर लेंगे। सोशल मीडिया वालों ने गोड़ा भाग करके ये भी बता दिया था कि हर भारतीय के हिस्से में 15,500 रुपए आएंगे। लेकिन आपके हिस्से में आए कितने? असल में मोदी सरकार ने कितना खर्च किया, पूरे पैकेज का रेशा रेशा आज अलग अलग करके आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक कहानी सुन लीजिए। आज से करीब 90 साल पहले 1930 के दशक में अमेरिका में भयंकर आर्थिक मंदी आई। शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए, बैंक दिवालिये होने लगे, उद्योग धंधे बंद क्योंकि माल बिक नहीं रहा था। 3 साल में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इतिहास में इस दौर को ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी के नाम से पुकारा जाता है। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मंदी से कैसे निकले, क्योंकि अर्थव्यवस्था में यह सबसे नए किस्म की खामी थी। इस नई समस्या पर अर्थशास्त्री मंथन भी कर रहे थे। कौन कर रहा था मंथन? कई लोग, जिसमें से एक थे ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने एक थ्योरी दी, इसे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कहते हैं। कीन्स ने कहा कि मंदी से तो तभी निकल सकते हैं जब सामान की डिमांड बढ़ेगी, जब लोग उद्योगों में बना सामान खरीदेंगे। लेकिन लोग सामान कैसे खरीदें? उनके पास तो पैसा ही नहीं था। तो कीन्स ने कहा कि यही तो काम सरकार को करना है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है, फिर चाहे वो कर्ज लेकर या बजटीय घाटा बढ़ाकर ही क्यों ना करना पड़े। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंक रूजवेल्ट थे। उनको कीन्स वाली बात पसंद आई, थ्योरी अमल में लाई गई और 1939 में जाकर अमेरिका मंदी से बाहर आ गया। कीन्स ने मंदी से निकलने का एक अचूक तरीका बता दिया था। महामंदी के बाद से आज तक छोटी छोटी मंदी से निकलने के लिए दुनिया में इस तरीके का इस्तेमाल होता रहता है, यानी डिमांड बढ़ाने वाला तरीका, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने वाला तरीका। और यही तरीका कह के लोग जब लॉकडाउन में भारत की अर्थव्यवस्था मंद पड़ी
तो राहत पैकेज के नाम पर मोदी जी की तरफ देखने लगे और मोदी जी 20 लाख करोड़ इन 2020 लेकर आए। मोदी जी कह गए, फिर उनकी वित्त मंत्री, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पैकेज समझाने आई। 5 दिन लगे पूरा समझाने में। सरकार की इतनी मेहनत के बाद भी खर्चे का हिसाब 2-3 लाख करोड़ से ऊपर नहीं जा पा रहा, यानी जीडीपी का 10% नहीं, करीब 1 से 1.5%। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा गुब्बारा क्यों छोड़ गए थे? क्या सिर्फ ये बड़े आंकड़े जनता को सम्मोहित करने के लिए थे? पूरी गणित आपको आसान तरीके से समझाते हैं। बड़े बड़े आंकड़ों का मामला है, इसलिए ग्राफिक्स की मदद भी लेते हैं। मोदी जी ने रकम बताई 20 लाख करोड़। ये बात है 12 मई की। इससे पहले मोदी सरकार ने 26 मार्च को 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। कुछ छोटे ऐलान और थे, सब मिलाकर कितना हुआ? 1,92,000 करोड़ पहले का। अब पीएम मोदी के ऐलान के अगले दिन वित्त मंत्री खर्च का पहला हिस्सा लेकर आई। कुल खर्च गिनवाया 5,94,550 करोड़। दूसरे दिन का हिस्सा 3,10,000 करोड़। तीसरे दिन का हिस्सा 1,50,000 करोड़। चौथे दिन का हिस्सा 8,100 करोड़ और 5वें दिन का हिस्सा 40,000 करोड़। इन सबको मिला दिया जाए तो भी 20 लाख करोड़ नहीं होते, इसलिए जोड़ा गया आरबीआई की लिक्विडिटी वाला हिस्सा 8 लाख करोड़ का। सब मिलाकर कितना हुआ? लगभग 21 लाख करोड़, यानी प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ वाले आंकड़े से भी ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ गिनती ही है, ना तो सरकार की तिजोरी से इतना पैसा खर्च हुआ है और ना ही ये पैसा जनता के पास पहुंचा है। तो फिर हुआ क्या? ये समझने के लिए सरकार के आर्थिक पैकेज की शैली समझनी होगी कि राहत पैकेज आखिर होता क्या है। मोटे रूप से 3 तरह के पैकेज सरकार देती है। पहला राजकोषीय, हम सरकार को टैक्स देते हैं, सामान पर भी टैक्स लगता है। फिर सरकार की कमाई के और भी जरिए हैं, जैसे बरसों पुरानी अपनी कंपनियां बेचना वगैरह। ये सब पैसा सरकार के राजकोष में इकट्ठा होता है, तिजोरी कह लीजिए। अब मंदी या आर्थिक संकट में सरकार यही पैसा किस तरह वापस कर दे, टैक्स छूट या कैश ट्रांसफर या कोई और खर्च, तो इसे राजकोषीय यानी कि फिस्कल पैकेज कहेंगे। दूसरा फाइनेंशियल या वित्तीय पैकेज, इसमें सरकार बैंकों से कहती है कि आप अर्थव्यवस्था में लोगों को कर्ज देना शुरू करें। सरकार नियमों में ढील देती है या कर्ज लौटाने की गारंटी भी खुद ले लेती है। और तीसरा होता है मौद्रिक या मॉनिटरी। इसमें अर्थव्यवस्था की हालत देखकर रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है ताकि लोग लोन लें और बाजार में पैसा पहुंचे। कोरोना संकट के बाद से आरबीआई ने कई कदम उठाए, जिससे बाजार में 8 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। आए या नहीं, कितने आएंगे ये पता नहीं, क्योंकि बैंकों से लोन तभी लिया जाता है जब धंधा बढ़ाना हो। लेकिन अभी तो सब कुछ ठप सा है, बाजार में कोई कर्ज लेना नहीं चाहता, क्योंकि आगे क्या होगा इसे लेकर कोई पक्का रोड मैप नहीं है। ऐसे में कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं। 21 लाख करोड़ में 8 लाख करोड़ माइनस कर दीजिए, बचा 13 लाख करोड़। अब इस 13 लाख करोड़ में ज्यादातर वित्तीय पैकेज का हिस्सा आता है, यानी एमएसएमईज या दूसरे सेक्टर को दिए जाने वाले लोन को बढ़ा दिया गया है। लोन सरकार नहीं देगी, बैंक देंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे। सिर्फ कुछ मामलों में सरकार गारंटी देगी। पैकेज का ये हिस्सा कितना है? करीब 11.5 लाख करोड़। लेकिन इसमें भी सरकार का कोई खर्च नहीं है। सरकार ने मनरेगा में पैसा बढ़ाया, जनधन खातों में पैसे डालने जैसे कुछ फैसले भी किए। खर्चा इसमें ही हुआ। कितना हुआ? बिजनेस टुडे में बर्कलेज रिसर्च एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। और ये कितना हुआ? जीडीपी का 0.75%, यानी पैकेज था जीडीपी का लगभग 10%, और उसमें से सरकार ने कितना खर्च किया? 1% से भी कम। सबसे बड़ा और असरदार फैसला मनरेगा को लेकर किया है मोदी सरकार ने। इस साल के बजट में सरकार ने मनरेगा को करीब 61,000 करोड़ रुपए दिए थे। अब 40,000 करोड़ और बढ़ा दिए हैं ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले, गांव में पैसा पहुंचे, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिले और जो बिल्कुल गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी मदद हो। इसके लिए मनरेगा में मजदूरी 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। इसके अलावा महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए 3 महीने के लिए डाले जाएंगे। सरकार कह रही करीब 20 करोड़ खातों में यह पैसा जाएगा। इसी तरह से कृषि सेक्टर में रिफॉर्म्स को लेकर भी सरकार ने अच्छे फैसले किए। मनरेगा का फैसला भी अच्छा है। मसलन इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव की बात, या फिर उपज को कहीं भी बेचने का नया कानून लाने की बात। ठीक बात है कि ये रिफॉर्म्स होंगे तो किसानों के हक में जाएंगे, लेकिन अभी जिसकी जरूरत थी वो नहीं हुआ है। लाखों लोगों का रोजगार छिना है। देश में हर चौथा आदमी बेरोजगार है। शहरों से घर लौटे प्रवासियों के सामने खाने का संकट है।
उनके जनधन खाते में 500 रुपये भेजना या फिर फ्री राशन देने की बात कहकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। शहरों में अपना रोजगार छोड़कर गांव की तरफ भाग रहे मजदूरों को सरकार से मदद की उम्मीद रखने का पूरा हक है, लेकिन उम्मीद के नाम पर सरकार बड़े बड़े आंकड़े थमा दे रही है। इस बात पर कि लोगों ने ध्यान दिलाया कि सरकार चाहे कितना विस्तृत ऐलान करना चाहती थी, वो एक दिन में भी ये कर सकती थी, लेकिन 5 दिन के इवेंट में इसे तब्दील कर दिया। 30 लाख करोड़ का बजट एक दिन में पेश हो जाता है और जिस पैकेज को सरकार 20 लाख करोड़ का बता रही है उसे पेश करने में वित्त मंत्री 5 दिन लेती है। पहले वो अंग्रेजी में पढ़ती हैं, फिर वही बात अनुराग ठाकुर हिंदी में पढ़ते हैं। 5 लंबी और उबाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल जवाब होते हैं तो कई सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं और आखिरी में पता चलता है सरकार अपनी जेब से जीडीपी का 0.75% खर्च कर रही है, 10% नहीं। आधे से ज्यादा ऐलान वो हैं जो हम बजट में भी सुन चुके थे, जिन्हें लागू करने या उन पर जोर देने के लिए सरकार को किसी महामारी की जरूरत नहीं थी। फिर सरकार ने ये राग दोबारा क्यों आलापा? नीति निर्धारण सरकार का काम है। उसके पास हिसाब है कि खजाने में कितना पैसा है, उसके पास जानकारी है कि नियम कायदे कानूनों में कौन से बदलाव किए जा सकते हैं, कौन से नहीं। जनता कोरोना से त्रस्त है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाह कट रही है, पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें आंकड़ेबाजी से ज्यादा सच सुनने की जरूरत थी। अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था का 10% खर्च करने को नहीं था तो हम उस ऊंचे दावे से बच सकते थे। सड़क पर चल रहे मजदूरों ने आंकड़ों का वो जंजाल नहीं सुना जो वित्त मंत्री ने 5 दिन प्राइम टाइम टीवी के लिए बुना। उन्होंने सुना प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकला 20 लाख करोड़, अर्थव्यवस्था का 10%। अभी सत्य अखबार के बिजनेस पन्नों तक महदूद है, लेकिन कभी कभी ये आंकड़ा समस्या बनकर आएगा तो जरूर हमारे देश के सामने। सोचिए आने वाले वक्त में जब उन मजदूरों पर कुछ बीतेगी, दुख बीतेगा और उन्हें पता चलेगा कि जब वो अपना घर बार लेकर सड़क पर चल रहे थे, जुए पर बैल के साथ जुटे हुए थे, तब सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में मशगूल थी। सरकार के पास सदन का भरोसा है, क्या वो इतने में खुश है? क्या उसे लोगों का भरोसा जीतने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती? रेटिंग एजेंसियां बता रही हैं कि जीडीपी 1% से भी कम हो जाएगी। सरकार का पैकेज सुनकर शेयर बाजार गिर रहा है, मजदूरों की मौत हो रही है। एक मंत्रमुग्ध सरकार फिर भी ये जताने में लगी है कि उसने लोगों पर उपकार किया, लोगों के लिए काम किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सरकार को अपने काम करने का तरीका बदलना चाहिए और लोगों से सत्य बोलना चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं, बिल्कुल प्रकट सत्य। एक से पहले हमने आपको बताया था कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। केंद्र की ओर से गाइडलाइंस में भी ये कहा गया था कि अभी मॉल और बड़े स्टोर बंद रहेंगे, लेकिन ममता बनर्जी सरकार अभी भी एकला चलो वाले मोड में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया, राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 21 मई के बाद कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर खोल दिए जाएंगे। हालांकि राज्य में लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। 24 अप्रैल को केंद्र सरकार ने एक चार्ट रिलीज किया था जिसमें कोरोना का कर्व फ्लैट होता दिख रहा था। कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स भी बनाए थे। इसमें से एक ग्रुप के अध्यक्ष थे डॉक्टर वीके पॉल। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा था कि मई के पहले और दूसरे हफ्ते में मामलों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मामले रोजाना 3000 तक पहुंचे, फिर 3.5, फिर 4000 और अब 5000। अभी कुछ ही मिनट पहले हमने आपको बताया था कि देश में 24 घंटे में 5242 मामले सामने आए। ये दो बातें बताती हैं कि न केंद्र के अपने दावे सही निकल रहे, न केंद्र और राज्य साथ में काम करने की इच्छा शक्ति दिखा रहे, न राज्य लापरवाही वाले रवैये से बाहर आ रहे। और इन सब के बीच, इन सियासतदानों के बीच कौन फंस गया है? आम आदमी। और इसी आम आदमी का हाल लेने के लिए ललन टॉप की टीम फील्ड पर उतरी। हमारे साथी सिद्धांत मोहन और अमितेश कुमार लगातार यात्राएं कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वो मिले मोफिल खान से। वो एक बैग लेकर बिहार के सुपौल जा रहे थे। सिद्धांत ने पूछा, बैग में क्या क्या समेट कर ले जा रहे हैं? अच्छा, ये बैग आपका बड़ा भारी लग रहा है, कितना भारी होगा? भारी नहीं जाता? क्या रखे अंदर? इसमें कपड़ा है। दिखाइए ये वाला चेन दिखाइए, यहाँ क्या क्या रखे हैं? ये दाल है, दिया था दाल कोई दिया था? हाँ जी। अच्छा, और? आज ही दिया रास्ते पे। हाँ। ये जूता है, ये कपड़ा है। अच्छा, और क्या रखे हैं इसमें? इसमें हर कुछ नहीं, कपड़े है, दाल है। दाल और हाँ, कपड़ा कपड़ा है। जी। अच्छा, और आगे क्या? और इसमें भी कपड़ा है, तेल है।
तेल है, हाँ जी, ये तेल दिया, हल्दी दिया। ये क्या है? हाँ, ये हल्दी है कि मिर्ची है, पता नहीं क्या है ये। हल्दी है। हाँ, ये। अच्छा, और आप क्या कुछ रखे हैं? आप कुछ नहीं, कपड़े। चादर रखे हैं ये, ओढ़ने के लिए। ये। और क्या रखे हैं? और कुछ नहीं सर, ये है खाली पैंट शर्ट है और कुछ नहीं है। ये कागज पत्तर है आपका? कागज है। अच्छा, एक बात पूछ सकते हैं आपसे? जी, पैसा कितना है जेब में अभी आपके? कुछ पैसा रखे हैं अपने पास आप? पैसे नहीं है, मंगाए थे कल परसों 3000 रुपये, हाँ। उसमें से 300-400 रुपये खर्च हो गए। अच्छा, ठीक है, तो ये 27-28 कटे 25-26 रुपया है 25-26 रुपये है आपके पास और आपके बेटे के पास, दोनों लोग का मिला के? दोनों लोग के मिला के। दो लोग 25-26 में पहुंच जाएंगे आप लोग? उम्मीद तो नहीं है सर। कैसे जाएंगे? 25-26 में कोई नहीं ले जाएगा दो लोग को, तो कैसे जाएंगे आप? क्या करेंगे सर, ऐसे ही रहेंगे, पैदल ही करते करते चले जाएंगे। परेशानी तो बहुत उठाए 2 महीने से। मजदूर बेबस हैं, मदद की उम्मीद में हैं, लेकिन जानते हैं कि नहीं मिलेगी। कह रहे हैं पैदल चले जाएंगे। ये बताता है कि सरकार पर लोगों में कितना भरोसा बाकी है। सिद्धांत और अमितेश गाजीपुर भी गए, जहां पूर्वी दिल्ली का कूड़ा जमा होता है। कोरोना है, सबको गंदगी की चिंता है, हाइजीन की फिक्र है, लेकिन कचरा तो निकल ही रहा है। कचरे के पहाड़ पर काम चल रहा है और वहां पर हमारे और आपके जैसे लोग, इंसान काम कर रहे हैं। सिर्फ काम नहीं कर रहे, कुछ उस पहाड़ पर कूड़े के रहते भी हैं। देखिए उनका हाल। ये मास्क पहने हो और ये गले में गमछा भी लगाए हो, तो क्या जब लॉकडाउन कोरोना वजह हुआ तब भी लगाना शुरू किया कि उसके पहले से लगा रहे थे? नहीं सर, पहले से नहीं। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन लगा तब से। उसके पहले खुले मुंह पे काम करते थे? हाँ, या मुंह पे कुछ नहीं ढकते थे? नहीं, लॉकडाउन जब पड़ गया तभी से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन बढ़ा तभी देर पे आए? हम लोग अरे यहाँ क्यों आए? यहाँ पे काम करने वाली कमी हो गई थी काम ही नहीं मिल रहा सर। लॉकडाउन में? लॉकडाउन में काम ही नहीं मिल रहा है, सब कंपनी बंद है, काम काज नहीं है। पैसे कहाँ से, अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? लॉकडाउन के पहले कहाँ काम कर रहे थे? हैदराबाद में थे, 6 महीने पहले यहाँ पर आए थे हम लोग। 6 महीने पहले तो अभी काम नहीं मिल रहा है। मम्मी पापा को ले जाने के लिए कहा आए थे, तो लॉकडाउन पड़ गया। तो क्या करें, काम वाम नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए काम पे लग गए यहाँ पर। अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन लगातार हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाते रहेंगे, क्योंकि टीम ग्राउंड पर लगातार है। और जाने से पहले आपको दुष्यंत कुमार की गज़ल के कुछ शेर सुना जाते हैं। क्या लिखते हैं दुष्यंत कुमार? अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, रह गुजर घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। रोज अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार। मजदूरों के पांव में दरारें पड़ रही हैं, सरकार इश्तिहारों में आंकड़े लिखकर, बयान लिखकर चिपका रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें आत्ममुग्धता से निकलेंगी, अपनी ओछी और छोटी राजनीति से परे निकलेंगी और जिस हम भारत के लोग से शुरू होने वाले संविधान की शपथ लेती हैं, उस भारत के लोगों का ख्याल रखेंगी, ताकि अगले दिन के अखबारों में कोई उनकी कही बातों को झूठा ना बताए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सत्य का ख्याल भी रखिए। शुभ रात्रि।